प्रखर अकेडमी प्रेजेंट्स करंट अफेयर। शुरुआत करते हैं अपने मोटिवेशनल थॉट के साथ और ये है अ विनर इज जस्ट अ लूजर हु ट्राइड वन मोर टाइम। देखिए, दुनिया में ऐसा नहीं है कि हर आदमी जब भी कोशिश करता है जो वो चाहता है वो उसे मिल जाता है, ऐसा नहीं है। आदमी कोशिश करता है, आदमी हारता है और हारने के बाद सिर्फ वही जीतता है जो कोशिश छोड़ता नहीं है। देखिए, जब आप कोशिशों को छोड़ देते हैं, आपको लगता है कि मैं नहीं कर पाऊंगा, तो बट ओबियसली जीने का कोई मतलब ही नहीं बनता है। जीत ही नहीं पाएंगे ना आप। कैसे जीतेंगे जब आप लड़ ही नहीं रहे हैं, फाइट ही नहीं कर रहे हैं। तो एक विनर भी लूजर ही होता है, लेकिन वो एक बार और ट्राई करता है और ये ट्राई उसे जिता देती है। और जब वो जीत जाता है तो सारी दुनिया उसे विनर के रूप में जानती है और सब भूल जाते हैं कि कभी वो हारा भी था। तो बिलीव माई फ्रेंड, अगर आप वास्तव में जीतना चाहते हैं तो अपनी सभी हार को, सभी तरह के फेल्योर को भूल जाइए और आगे के लिए सोचिए, क्योंकि आपको विजेता बनना है। ठीक है, इसी के साथ हम शुरू करते हैं अपने पहले क्वेश्चन के साथ। आईएमडी के द्वारा दिल्ली में येलो अलर्ट जारी किया गया। आपको यह बताना है कि येलो अलर्ट होता क्या है। देखिए, मैं आपको बता दूं, हाल ही में काफ़ी बारिश हुई है और इस बारिश के दौरान आईएमडी जो है आपका, यानी इंडिया का जो मेट्रोलॉजिकल आपका वो है डिपार्टमेंट, तो उसने येलो अलर्ट जारी किया क्योंकि बारिश बहुत ज़्यादा हुई है। पिछले 14 सालों में रिकॉर्ड तोड़ बारिश हुई है। ठीक है, तो अब मैं आपको बता देता हूं येलो अलर्ट होता क्या है। तो येलो अलर्ट का मतलब होता है बी अवेयर। बी अवेयर, इट इंडिकेट सीवियरिटी या सीवियरली बैड वेदर स्पेनिंग अक्रॉस several days. It is also suggests that the weather could change the world, causing disruption in day to day activities. कहने का मतलब ये है कि अभी कंडीशन नॉर्मल नहीं है, लगातार आपका एटमॉस्फेयर बदल रहा है और बदतर हो सकता है, लेकिन अभी उतने नुकसान की बात नहीं है। 4 तरह के अलर्ट होते हैं। ग्रीन कलर अलर्ट होता है, एक आपका येलो होता है, एक ऑरेंज होता है। ऑरेंज में कंडीशन थोड़ी सी और एडवर्स हो जाती हैं, और एक होता है रेड। तो रेड के अंदर रेड अलर्ट जब होता है तो उसका मतलब होता है कि जान माल का नुकसान हो सकता है, काफी बड़ा डैमेज होने के चांसेस है, वेदर इतना ज्यादा डैमेज हो जाता है। चलिए, खैर, अगला प्रश्न आता है, चित्रा जिनका हाल ही में निधन हुआ है वे कौन थी। तो मैं आपको बता दूं कि वो एक सिने तारिका थी मलयालम फिल्मों की। ठीक है, अगला प्रश्न आता है कि भूविज्ञान के क्षेत्र में भारत और किस देश के बीच एक समझौते को केंद्रीय मंत्रिमंडल के द्वारा स्वीकृति प्रदान कर दी गई है। तो मैं आपको बता दूं कि भूविज्ञान के क्षेत्र में भारत किस देश के साथ प्रयास कर रहा है? यूएसए, अमेरिका के साथ। चलिए, अगले प्रश्न पर आते हैं। भारत में पहला इलेक्ट्रिक व्हीकल फ्रेंडली हाईवे कौन सा होगा? तो ये आपका है दिल्ली चंडीगढ़ हाईवे जो है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंस्टीट्यूट ऑफ द इकोनॉमिक ग्रोथ सोसाइटी के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो ये चिर परिचित व्यक्ति हैं आपके एनके सिंह। तो ये बने हैं इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ सोसाइटी के नए अध्यक्ष। अगला प्रश्न आता है कि अफगान जो शरणार्थी हैं, रिफ्यूजीज को अस्थायी तौर पर शरण देने के लिए या पनाह देने के लिए किस देश ने घोषणा की है? तो यह है संयुक्त अरब अमीरात। कौन है? संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई। भारत में असॉल्ट राइफल्स, वैसे तो ये प्रश्न बेमानी है क्योंकि सबको पता होगा, असॉल्ट राइफल जो है AK-103 को खरीदने के लिए किस देश के साथ भारत ने समझौता किया है, जो काफ़ी मात्रा में खरीदी जा रही है? रशिया के साथ, क्योंकि वो वहाँ से ही पहले भी खरीदी गई हैं। आपको पता भी होगा। आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखें कि ये जो AK राइफल्स हैं इसे डिज़ाइन किसने किया, तो बड़ा फेमस सा नाम है उनका। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि संस्कृत सप्ताह कब मनाया जाता है? तो कब मनाया जाता है? 19 अगस्त से लेकर 25 अगस्त जो चल रहा है। ठीक है, 19 अगस्त से प्रारंभ होकर 25 अगस्त तक ये संस्कृत सप्ताह मनाया जाएगा। कॉन्ट्रैक्ट फॉर द वेब जो हाल ही में चर्चा का विषय रहा है, आपको ये बताना है ये किस चीज़ से संबंध रखता है। तो मैं आपको बता दूं, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो ओल्ड स्कूल हैं, या ये कहिए कि उन्हें ऑनलाइन एक्टिविटीज़ में उतना इंटरेस्ट नहीं है। तो बहुत सारे लोगों को ऑनलाइन पद्धति में ना तो इंटरेस्ट है और ना ही वो विश्वास कर पाते हैं। तो ऐसे लोगों के विश्वास को जीतने के उद्देश्य से या उनके विश्वास को मजबूत बनाने के उद्देश्य से लोगों की गोपनीयता, जो भी उनकी कॉन्फिडेंशियल चीज़ें हैं या उनका जो व्यक्तिगत डेटा है, उसकी रक्षा करने के उद्देश्य से ही कॉन्ट्रैक्ट फॉर द वेब
जो है वो चर्चा का विषय है। अगला प्रश्न आता है कि सद्भावना दिवस कब मनाया गया? तो ये आपका मनाया गया है 20 अगस्त को। अगला क्वेश्चन है कि कल्याण सिंह जिनका हाल ही में निधन हो गया है, वो किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री रहे? मैं आपको बता दूं, देखिए, मुख्यमंत्री पूछ सकते हैं या पूर्व राज्यपाल पूछ सकते हैं, तो इस तरह से प्रश्न पूछा जा सकता है आपसे। तो कहाँ के थे वो उत्तर प्रदेश से थे, और हिमाचल प्रदेश और राजस्थान के भी पूर्व राज्यपाल रह चुके। थोड़ा बहुत आप जान सकते हैं इनके बारे में जानना चाहें तो कल्याण सिंह वॉज एन इंडियन पॉलिटिशियन एंड अ मेंबर ऑफ द भारतीय जनता पार्टी. He served twice as the Chief Minister of Uttar Pradesh and as a Member of Parliament. He was the Chief Minister of Uttar Pradesh during the demolition of Babri Masjid in December 1992. अच्छा, मैं बता दूं, ये जन्म इनका हुआ था कहाँ पे? अतरौली में 1932 में 5 जनवरी को, और इनकी जो मृत्यु हुई है वो हुई है 21 अगस्त 2021 को। कहाँ पर? लखनऊ के अंदर। ठीक है, तो ये थोड़ी सी जानकारी है किनके बारे में। ये जानकारी है जो आपके लेट कल्याण सिंह रहे हैं। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। ओणम का त्यौहार जो विशेष रूप से किस उपलक्ष्य में मनाया जाता है, या जैसे होता है ना कि बैसाखी है तो बैसाखी किस अवसर पर मनाया जाता है, तो मैं आपको बता देता हूँ। ओणम का जो त्यौहार है वो मुख्य रूप से फसल कटने या काट करके घर लाने का जो एक सेलिब्रेशन है। ठीक है, तो ओणम एक 10 दिन का एक प्रोग्राम होता है, एक 10 दिन का एक सेलिब्रेशन है। तो ओणम इज अ मेजर हार्वेस्ट फेस्टिवल इन केरला एंड इज सेलिब्रेटेड टू ऑनर द होम कमिंग ऑफ असुर महाबली। आपने महाबली का कथा सुना होगा, who brought about peace and prosperity in Kerala. Onam is celebrated during the month of the Chingam. Chingam is the first month of the Malayalam calendar known as the Kola Varsham. Onam is celebrated as a harvest festival begin in Atham. Atham क्या होता है? अथम उनका पहला दिन होता है, मतलब 10 दिन का जैसे स्लॉट है तो उसमें जो फर्स्ट डे है उसको अथम कहा जाता है, और जो लास्ट डे है यानी 10वां दिन है, तो जब वो कंक्लूड करता है तो उसका नाम है थिरुवोनम। तो ये थोड़ी बहुत जानकारी आपको पता होनी चाहिए, क्या क्या इसमें होता है। वो लोग रंगोली बनाते हैं, यहाँ पे नौकायन भी होता है। ठीक है, वो सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। वो मलयालम लैंग्वेज में ही उसके प्रश्न आ जाते हैं कि बताइए इसका संबंध किस चीज़ से है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि ऐतिहासिक गरतांग पुल कितने वर्षों के बाद पर्यटकों के लिए खोला गया है? तो ये खोला गया है 59 ईयर्स के बाद। कितने सालों के बाद? 59 ईयर्स के बाद। अगर किसी को पता है तो प्लीज टेल मी अबाउट द गरतांग पुल, समथिंग अबाउट दैट। विश्व वरिष्ठ नागरिक दिवस कब मनाया जाता है? तो मैं आपको बता देता हूं कि यह मनाया जाता है 21 अगस्त को। अगला प्रश्न है किस स्टेडियम का नाम बदलकर हाल ही में टोक्यो ओलंपिक में जैवलिन थ्रो में स्वर्ण पदक लाने वाले नीरज चोपड़ा के नाम पे रखा गया है? तो मैं आपको बता देता हूं ये पुणे स्टेडियम है जिसका नाम बदल करके रखा जाएगा। किसके नाम पर? नीरज चोपड़ा जी के नाम पर। वित्तीय समावेशन यानी फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स अभी हाल ही में जारी हुआ है, और ये आपको बताना है कि वो क्या होता है। तो मैं आपको बता दूं किसने जारी किया, एक प्रश्न पूछा जा सकता है, तो आप कहेंगे आरबीआई ने, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया लॉन्चेस द एफआई इंडेक्स। भारतीय रिजर्व बैंक ने मंगलवार को देश को कंपोजिट वित्तीय समावेशन सूचकांक, जिसे हम इंग्लिश में पढ़ेंगे फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स, एफआई इंडेक्स, जारी किया, जिससे पूरे भारत के फाइनेंशियल इंक्लूजन की सीमा को समझना आसान हो जाए। मैं आपको बता दूं आरबीआई ने ये जो इंडेक्स है ये निर्माण किया है, इसकी घोषणा उन्होंने वित्त वर्ष 2022 के अपने पहले द्विमासिक मॉनेटरी पॉलिसी स्टेटमेंट ऑन डेवलपमेंट एंड रेगुलेटरी पॉलिसीज में किया हुआ है। इसका कोई भी बेस ईयर नहीं है। देखिए, आपको पता होगा बेस ईयर के बारे में, एक करंट ईयर होता है और एक होता है बेस ईयर, यानी एक आधार वर्ष जिसके आधार पर हम चीज़ों की गणना करते हैं, लेकिन इसका कोई बेस ईयर नहीं है। आरबीआई ने बताया कि एफआई इंडेक्स का निर्माण बिना किसी आधार वर्ष के किया गया है, और इस तरह से ये फाइनेंशियल इंक्लूजन की दिशा में इतने सालों से जो स्टेक होल्डर्स हैं, यानी जिन्हें इससे प्रॉफिट होना है, उनके प्रयासों को दिखाता है। आरबीआई ने यह भी बताया कि मार्च 2021 में खत्म होने वाले वर्ष के लिए फाइनेंशियल इंडेक्स पूछा जा सकता है कि मार्च 2021 में खत्म होने वाले वर्ष के लिए एफआई इंडेक्स कितना था? तो वो था 53.9, और मार्च 2017 में ये 43.4% था, 43.4 था।
हर साल ये पब्लिश कब होगा? जुलाई में होगा। एफआई इंडेक्स को सरकार और संबंधित क्षेत्रीय रेगुलेटर्स के सलाह से बैंकिंग, निवेश, बीमा, डाक के साथ साथ पेंशन क्षेत्र के विवरण को शामिल करते हुए एक व्यापक इंडेक्स, जिसे आप कॉम्प्रिहेंसिव इंडेक्स कहेंगे, के रूप में परिकल्पित किया गया है। अब काम कैसे करते हैं, इंपॉर्टेंट बात ये होती है। तो ये एफआई इंडेक्स बनाया गया है 0 से लेकर 100 तक के पॉइंट्स के बीच में। तो अगर वित्तीय समावेशन बिल्कुल नहीं है तो उसको दिया जाएगा 0, और अगर वित्तीय समावेशन 100% है यानी पूरी तरह से, तो उसे 100 आपका पॉइंट दिया जाता है। ठीक है। एफआई इंडेक्स की मैं थोड़ी सी बात बता दूं तो इसमें 3 पैरामीटर होते हैं, जैसे एक्सेस यानी पहुंच, पहुंच के आधार पर 35%, कितना यूटिलाइज किया गया, कितना उपयोग किया गया, तो वो 45%, और क्वालिटी क्या है तो ये 20%। इनमें से प्रत्येक में कई अन्य आयाम भी शामिल हैं जिनकी गणना इंडिकेटर्स के आधार पर की जाती है, और आरबीआई ने ये बताया कि इंडेक्स सारे 97 इंडिकेटर्स में शामिल सेवाओं की पहुंच, उनके उपयोग और क्वालिटी के लिए जिम्मेदार होंगे। आरबीआई ने यह भी बताया कि इस इंडेक्स में खास विशेषता यह है कि क्वालिटी पैरामीटर को भी फॉलो करता है, और जिससे देश में फाइनेंशियल जो लिटरेसी है, देखिए लोगों को पता ही नहीं है, लोगों को तो ये भी नहीं पता है कि सरकार कहाँ पे इन्वेस्ट कर रही है, क्या कर रही है, क्या नहीं कर रही, मतलब किसी को कुछ पता ही नहीं होता है। तो फाइनेंशियल लिटरेसी बढ़ेगी, कंज्यूमर प्रोटेक्शन बढ़ेगा, जो आपकी सर्विसेज हैं उनमें असमानताओं को ख़त्म किया जा सकेगा, और गड़बड़ियों को आसानी से पकड़ा जाएगा। अगर कोई चीज़ सिस्टम से चलती है तो बहुत ईजिली आप जो ऑड चीज़ें होती हैं उनको देख सकते हैं, पिक कर सकते हैं। चलिए खैर अगले प्रश्न पर आते हैं। रिसर्च सेंटर इमारत निदेशक जो हैं वो कौन नियुक्त किए गए? तो ये हैं यू राजा बाबू। पहला देश का जो स्मॉग टावर है उसका उद्घाटन कौन से राज्य में हुआ? ये हुआ दिल्ली में। वहां के मुख्यमंत्री कौन है? अरविंद केजरीवाल, उन्होंने ही किया है। चलिए, किस राज्य सरकार के द्वारा 200 इलेक्ट्रिक बसों को शुरू करने का निर्णय लिया गया? तो ये हैं आपके असम राज्य सरकार, और 100 सीएनजी भी हैं शायद। आरोग्य धारा 2.0 क्या है? मैं बता दूं आपको, ये एक बहुत बड़ी चीज है जो प्रधानमंत्री की आरोग्य धारा है, यानी जो आपका पॉलिसी है उसमें 2 करोड़ लोग शामिल हो गए, रजिस्टर हो गए। उसी के सेलिब्रेशन के तौर पर जो मंत्री जी हैं आपके मंडाविया जी, उन्होंने इसको ऑब्जर्व किया है। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, या शॉर्ट फॉर्म में कहें तो ABPMJ, has achieved the milestone of 2 crore hospital admission on 18th August 2021. To mark the milestone of 2 crore hospital treatment, NHA is conducting a virtual experience sharing session. Arogya Dhara 2.0 in the presence of Shri Mansukh Mandavia, Honorable Minister of the Health and Family Welfare. The key objective of the event is to spread the word about the landmark achievement and to acknowledge the dedication and efforts of healthcare workers and others involved in जर्नी। ओके, तो 2 करोड़ लोगों को शामिल कर लिया गया है इसमें, 2 करोड़ लोगों ने लाभ ले लिया है। श्री मनसुख मंडाविया, ऑनरेबल मिनिस्टर ऑफ द हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, विल हैव एन इंटरेक्शन विद 2 करोड़ beneficiary of the Ayushman Bharat to know about the health and experience under the PMJ scheme. NHA has always been the forefront to reach out of the beneficiary on the last mile and to extend the cashless treatment benefit to the most needy and vulnerable section of population with the purpose. तो कहने का मतलब ये है कि गरीब हो या अमीर हो, कम से कम सभी लोगों को समान रूप से स्वास्थ्य सुविधाएं मिल सकें। चलिए खैर, ये बहुत लंबा है और मैं आपको नहीं बताने वाला हूँ। अधिकार पत्र और वो सब अभिनंदन पत्र आपको पढ़ लीजिएगा एक बार। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते, द डिक्लेरेशन एंड द प्रोग्राम ऑफ एक्शन ऑन अ कल्चर ऑफ पीस के संस्था के द्वारा इसे अपनाया गया। तो ये किसके द्वारा किया गया? संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिल, यानी शॉर्ट में बोलें तो बार्क बोल सकते हैं, बर्क बोल सकते हैं, कि जो सीईओ है वो कौन बने? तो ये बने हैं नकुल चोपड़ा। द ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिल इंडिया इज अ joint industry body founded by bodies that represent the broadcasters, IBF, advertisers, IAC, and Advertising and Media Agency, AAAI. It is also the world's largest television measurement science industry body.
ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिल इंडिया इंडस्ट्री वॉज फाउंडेड इन 2010 और ये 11 साल पहले बना है। इसका हेडक्वार्टर का है मुंबई में। सीईओ कौन बने? नकुल चोपड़ा। और ये बेसिकली करता क्या है? इट यूजेस द ऑडियो वाटर मार्किंग टेक्नोलॉजी टू मेजर द व्यूअरशिप ऑफ टीवी चैनल्स एंड सिस्टम ऑल्सो अलाउज measurement of the time shifted viewing and simulcast. The company was incorporated in 2010 में बता चुका हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्रिप्टो करेंसी को अपनाने में भारत का स्थान कौन सा है? तो क्रिप्टो के लिए सेकंड नंबर पर आता है। और उसके बाद जम्मू कश्मीर में नियंत्रण रेखा के समीप 5 ट्रॉमा केयर एम्बुलेंस की शुरुआत किसके द्वारा की गई है? तो ये किसके द्वारा की गई? रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह के द्वारा। किस राज्य ने इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल टेक्नोलॉजी यानी आईसीटी की आधारशिला रखी है? तो ये ओडिशा राज्य के द्वारा किया गया है। कि गाली जो संशोधन है उसका संबंध किससे है? तो इसका संशोधन का संबंध किससे है? हाइड्रोफ्लोरोकार्बन जो HFCs हैं उनके उत्पादन और खपत को क्रमिक रूप से उसमें कटौती करने से संबंध रखता है कि गाली संशोधन। आर्सेलर मित्तल, पता होगा सबको, लक्ष्मी नारायण मित्तल जो कि स्टील किंग के नाम से जाने जाते थे, उन्होंने किस राज्य में भी 1 लाख करोड़ के निवेश की घोषणा की है? तो ये की गई है कहां पर? गुजरात राज्य में। हाल ही में किस विश्वविद्यालय का नाम बदलकर मां शाकंभरी विश्वविद्यालय कर दिया गया है? तो ये कौन सा है? ये है आपका उत्तर प्रदेश का सहारनपुर जिला, सॉरी सहारनपुर विश्वविद्यालय, जो उत्तर प्रदेश का आई थिंक सबसे वेस्टर्न इलाका पड़ता है। और कैस्केड मेंढक की एक नई प्रजाति किस राज्य में खोजी गई है? तो ये है अरुणाचल प्रदेश। भारत में लघु व्यवसाय ऋण पहल प्रारंभ की गई है? तो ये फेसबुक के द्वारा की जा रही है। उभरते सितारे फंड का संबंध किससे? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट, यकीन मानिए क्वेश्चन आपको रखा मिलेगा, इसको पूरा आप अच्छे से पढ़िएगा। उभरते सितारे फंड जो है वो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन जी के द्वारा लखनऊ में लॉन्च किया गया। उभरते सितारे फंड जो है 250 करोड़ का है और ये आपका एक्सपोर्ट ओरिएंटेड फंड है फॉर MSME सेक्टर। लॉन्च द फंड जॉइंटली स्पॉन्सर्ड बाय द एग्जिम बैंक एंड SEBI हैज a size of 250 crore rupees with a green shoe option of rupees 250 crore. The fund will invest by way of equity and equity-like products in the export-oriented units, both in the manufacturing and services sector. The initiator would play a catalytic role in contributing to the growth of the identified companies and would also have downstream benefits such as the growth and diversification of India's export impetus to the brand India and employment generation. आप समझ सकते हैं हम एक्सपोर्ट पर या ऐसी चीज़ों पर ध्यान क्यों कर रहे हैं? देखिए इन्फ्यूज़न की ज़रूरत है, मनी का इन्फ्यूज़न ज़रूरी है ऐसे सेक्टर्स के लिए जो बहुत अच्छा कर सकते हैं। यानी आप समझ सकते हैं जैसे आप क्रिकेट देख लें तो क्रिकेट में क्या होता है, जो मिडिल क्रम होता है अगर वो टूट जाए, मतलब वो लचर तरीके से खेलते हैं तो पूरी की पूरी यानी टीम लड़खड़ा जाती है। सेम चीज़ है, MSME का रोल भी वही है बॉस। इकोनॉमी में अगर MSME जो है वो अगर स्ट्रांगली प्ले कर जाए तो इकोनॉमी भाई साहब ज़बरदस्त चलिए खैर बहुत सारी बातें लेकिन मैं नहीं बताने वाला हूँ, आप लोग पढ़ लीजिएगा। मैं तो बस आपसे यही कहूँगा, थैंक्स लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव ए गुड नाइट, सॉरी गुड डे।